joined. Namaskar, everyone. What an honor, what a pleasure to greet all of you on a Sunday afternoon. Namaskar, parents and professionals. Welcome to the Autism Awareness webinar. My name is Dr. Sonali Kataria. मैं एक ऑटिज्म पेरेंट हूँ. आई एम अ फेलो इन पीडियाट्रिक्स एंड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट एंड फाउंडर हेड ऑफ दिस little very special school called Sunrise Learning, empowering special lives towards independence and dignity since 2014. And we are based in Noida with 120 students and 80 team members. हम काम करते हैं बच्चों के साथ, adults के साथ जो कि autism spectrum पे हैं और उनके parents के साथ since the last 10.5 years. हमारे स्कूल में एक बात कही जाती है कि जब स्टूडेंट का एडमिशन होता है तब साथ में पेरेंट का भी एडमिशन हो जाता है. हम अपने पेरेंट्स के साथ भी उतनी ही कमिटमेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जितनी अपने लर्नर्स के साथ. और शायद इसीलिए हम वी आर नोन फॉर डूइंग सो मेनी वर्कशॉप्स, वेबिनार्स एंड ट्रेनिंग इवेंट्स, सो मेनी ट्रेनिंग इवेंट्स. क्योंकि जितना सीखेंगे उतने अपने बच्चों को समझ पाएंगे. सब कुछ अपने बच्चों को समझने के लिए ही एक कोशिश की जा रही है. वैसे तो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, पेरेंट्स विल एग्री, प्लीज आप म्यूट करते रहिए साथ साथ. So I was saying कि I think all the parents and professionals will agree कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स ही हमारे सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं. जितनी प्राइसलेस लर्निंग हमने उनसे सीखी है वो शायद किसी कोर्स, किसी ट्रेनिंग, किसी और चीज नहीं सीख पाए. लेकिन अपने बच्चों से सीखने के लिए भी तो हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. हमें मेंटोर्स चाहिए, हमें एक्सपर्ट्स चाहिए. हमें जो भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इतनी फास्ट हो रही हैं इस फील्ड में कि वी नीड टू हैव रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम पीपल हु आर वर्किंग इन दीज फील्ड्स. और बिल्कुल ऐसी ही आज एक और कोशिश हमने की है विद 3 experts from the fields, from various fields जो आज आए हैं for this autism awareness webinar. और I would like to also tell you especially to Dr. Veronica कि हमारे साथ ऐसे भी parents हैं जो हर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं. मतलब there are some parents जो कोई भी वर्कशॉप, कोई भी वेबिनार को छोड़ते नहीं है. वो पूरी कोशिश करते हैं कि हर वेबिनार को अटेंड करें with the same चाइल्ड लाइक एंथुसियाज्म. जैसे कि एक बिगिनर होता है. वो पेरेंट्स हैं, प्रोफेशनल बन चुके हैं, बट वो है हर छोटी या बड़ी ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं. और उनसे जब भी आप पूछो हाउ इज द जोश, तो ऐसी एक पेरेंट प्रोफेशनल है सीमा बनाथिया. शी हैज रियली रिक्वेस्टेड टू से समथिंग टुडे before we start this webinar. Yes, absolutely. Ma, would you like to say something? Yes, ma'am. I think I'm audible. Am I audible? Yes. Yes. Good afternoon, everyone. My name is Seema. और मैंने मैम से कहा था कि मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम लूँगी, 1 or 2 minutes. And I have a daughter who's 10 years old and she's on autism spectrum. Her name is Aruhi. तो मैं और आरूही 2021 से सनराइज से जुड़े हुए हैं. एंड 2021 से लेकर अब तक सनराइज ने इतने वेबिनार्स कंडक्ट किए हैं. एंड एज वी ऑल नो कि ये ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है. अप्रैल इज ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ. तो इस मंथ में तो हमारे वेबिनार्स होते ही हैं, बट थ्रू आउट द ईयर 12 मंथ्स हम लोग पूरे महीने, मतलब पूरा साल इतने वेबिनार्स अटेंड करते हैं थ्रू सनराइज लर्निंग. एंड मैंने इसीलिए मैम से रिक्वेस्ट की थी, आई वांटेड टू थैंक सनराइज लर्निंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच वेबिनार्स. और इन वेबिनार्स की ख़ास बात ये होती है कि हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हमें यहाँ सुनने को मिलते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों, एजुकेशन फील्ड के हों, न्यूट्रिशन की फील्ड से हों, कितनी भी फील्ड्स में हमारे वी हैव सो मेनी क्वेरीज एज अ पेरेंट और एज एन एजुकेटर कि इस फील्ड में अब नया क्या चल रहा है, अपडेटेड क्या है. सो वो यहाँ वहाँ से हमें कहीं से नहीं पता चलता. वी गेट टू नो थ्रू द वेबिनार्स फ्रॉम सनराइज लर्निंग एंड हम अपडेटेड रहते हैं. तो आई हैव नेवर मिस्ड अ वेबिनार, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल. एवरी वेबिनार आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू, समथिंग अपडेटेड इन एवरी फील्ड फॉर माई चाइल्ड. अगर मेरे बच्चे के लिए वो नहीं है, सो इट इज़ फॉर माई स्टूडेंट. आई एम अ पेरेंट एंड आई एम अ एजुकेटर एज वेल.
तो अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे बच्चे के सूट नहीं कर रही है, बट इट इज़ सूटिंग वन ऑफ माई स्टूडेंट्स. So with every webinar, I'm becoming a better parent, I'm becoming a better mother, I'm becoming a better educator. So with this note, I want to thank Sunrise Learning, and I'm today as well, I want to learn something. So thank you so much. Thank you, Seema ma'am. Thank you. So I request Neonika to please introduce our speakers, and the first speaker के साथ हम start करेंगे. Dr. Am I Veronica is right audible? here. Good Yes. afternoon, everyone. Am I audible? Thank you, Dr. Sonali and Seema ma'am, for such a warm welcome. Good afternoon, everyone, and welcome to today's webinar, Autism Awareness Webinar. We are so glad to have you all with us, both parents and professionals. We have an insightful lineup ahead featuring three distinguished speakers. Dr. Veronica Arora, a clinical geneticist at Gangaram Hospital, New Delhi. Dr. Praveen Suman, developmental pediatrician at Gangaram Hospital. Dr. Sumitra Bachani, fetal medicine specialist at Safdarjung. We are pleased to welcome Dr. Veronica Arora, consultant in clinical genetics at Gangaram Hospital, New Delhi. Her key areas of interest include reproductive genetics, fetal malformations, autism, and skeletal dysplasia. Over to you, ma'am. हाय नमस्ते एवरीवन एंड थैंक यू आपने आज टाइम निकाला हमें सुनने का. सो सोनाली मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे अभी सीमा मैडम ने भी मेंशन किया. एंड मैं रिसेंटली सनराइज लर्निंग स्कूल में गई थी just to see how these autism children are being treated there, and the great work that is being done. It is a very nice establishment, and as we know, as for other rare disorders, ऑटिज़म के लिए भी ज़्यादातर जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो पेरेंट ग्रुप्स ने लिए हुए हैं. सनराइज लर्निंग में जाके मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे कैसे सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. वहाँ पे हम सुनैना मैम से भी मिले. शी इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी इंटरेस्टेड इन लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन एज वेल. सो माय पॉइंट हियर टू टॉक टू all of you today is to tell you that, of course, when we receive a diagnosis of autism, there are 1,000 things that go in our mind कि अब कैसे होगा, if my child is going to attain enough to be living an independent life, etc. So one thing that we all know, शायद आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि autism के symptoms क्या हैं, उसका diagnosis कैसे होता है. And फोरफ्रंट पे हमेशा थेरेपी ही है. फोरफ्रंट एंड मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट डिनाइंग. वो हमें करना ही है. बट एक्सेप्ट दैट देर आर सर्टन कॉजेज ऑफ ऑटिज्म जिसके अंदर हमारे शरीर में कुछ मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस होते हैं. उनके कारण ऑटिज्म होता है, जिससे हम दवाइयों से भी बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं. एंड दोज कॉजेज विल नॉट बी ट्रीटेड बाय जस्ट थेरेपीज. सो जेनेटिक कॉजेज ऑफ ऑटिज्म में कुछ थोड़े से कॉजेज हमारे दवाइयों से भी ट्रीट हो सकते हैं, एंड एक्चुअली उनकी ट्रीटमेंट इज ओनली बाय मेडिसिन. तो जब तक हम जेनेटिक टेस्ट नहीं करेंगे एंड हमें नहीं पता चलेगा कि हम उनमें से कोई डिसऑर्डर्स को डील कर रहे हैं, वी विल नॉट रियली कम टू अ डायग्नोसिस दैट दिस इज अ ट्रीटेबल ऑटिस्टिक डिसऑर्डर. So all children who have autism ideally should undergo a genetic testing, right? But of course, it is not a very cheap test to be conducted. The whole test costs around 20,000. So if we are, ऐसा है कि हम नहीं सारे बच्चों का कर पा रहे हैं, for the therapists here or the caregivers, it is important कि हम recognize करें कि कौन से बच्चों में ज़्यादा need है. But for the parents, if you can, it is a one-time test and it will help the child a lot. So that is one important advantage of genetic testing. The other thing is, if a child is diagnosed with a genetic disorder, you also don't want another child of yours or someone in your family to have the autism disorder as well. तो अगर इस एक बच्चे में हम आइडेंटिफाई करके पहचान पाए कि कौन सी जीन की वजह से ये दिक्कत है, तो हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इसको जाने से रोक सकते हैं. And it is easy, as in it is not a very complicated, expensive process also.
एक बार जेनेटिक डायग्नोसिस अगर मिल गया, देन वी कैन प्रिवेंट इट इन योर नेक्स्ट चाइल्ड एंड बी श्योर कि उसको नहीं होगा, राइट. सो विद दैट आई विल बिगिन माय प्रेजेंटेशन, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में हैं. इफ देर आर एनी डाउट्स and English, and so I'm sure English is not an issue, but they are very medical complicated terms. तो कुछ डाउट्स होंगे तो हम फिर उस पर दोबारा से एक बार डिस्कस कर सकते हैं. Are my slides visible? Yes, they're visible. Yes, Okay. Yes, ma'am. They are visible. So I hope I'm audible as well. So the first question is, when we have a couple with a child with a family history of autism, we have to understand that 50 to 70% of this is due to a genetic cause. ये एक बहुत ह्यूज प्रोपोर्शन है जो जेनेटिक कॉजेज की वजह से होती है. एंड what the main thing is that if it is genetic, you can prevent it in the next child, right? And of course, how? First we need to evaluate the child. When we have a autistic child in the OPD, हमको उसका evaluation करना होता है. हेड से लेकर उसके पैरों तक हेड टू टो एग्जामिनेशन करना होता है, टू लुक फॉर एनी साइंस जो हमको समझ आए कि ठीक है, दिस कैन बी ड्यू टू अ जेनेटिक डिसऑर्डर. एंड हम उनके एग्जामिनेशन करते हैं, हेड सर्कम्फरेंस मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, स्किन देखते हैं, हेयर देखते हैं, टीथ देखते हैं, देखने के लिए कि हमें कोई ऐसा क्लू मिले कि कुछ गड़बड़ है उसका स्लीप पैटर्न, कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर में फिट हो रहा है. वंस दैट इज डन, हम एक जेनेटिक टेस्ट करते हैं जो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है. That genetic test, the report takes around 3 weeks to 4 weeks to come back. And when the report comes back, उसके बाद हमको पता चलता है कि बेबी को जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, राइट. एंड एक जीन आइडेंटिफाई होती है. नाउ दैट जीन कैन बी ट्रीटेबल और इट कैन बी कि अब हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, हम उसे कोई उसकी दवाई नहीं है, बट हमें पता है कि बच्चे को इसकी वजह से दिक्कत है. सो ये हमारा बहुत सारा गिल्ट भी कम करता है कि हमने क्या स्क्रीन दिखाया, हमने क्या कुछ ऐसा खाया प्रेगनेंसी में कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, राइट. सो जेनेटिक टेस्टिंग हैज़ मल्टीपल एडवांटेजेस. ये जो टेस्ट होता है ये हमें सबसे पहले बच्चे में ही करना होता है, और अगर उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है तभी ये टेस्ट हम प्रेगनेंसी में कर सकते हैं. ये टेस्ट कभी भी डायरेक्टली प्रेगनेंसी में नहीं किया जा सकता. अगर प्रेगनेंसी एक बार हमने टेस्ट कर लिया एंड हमें जेनेटिक आंसर मिल गया कि बेबी को ऑटिज्म है, देन इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी वी कैन टेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू नो कि इस बेबी को भी ऑटिज्म है या नहीं. एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी से कैसे डील करना है इसको हमें डिटेल में डॉक्टर सुमित्रा मैडम जिनका टॉक है वो बताएंगे. जेनेटिक जो टेस्ट होते हैं वो बहुत किस्म के होते हैं. मैं उनका बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ. जो सबसे कॉमन जेनेटिक टेस्ट है उसको बोलते हैं कैरियोटाइप. कैरियोटाइप होता है जब हमारे सारे क्रोमोसोम्स, जिसको आम लैंग्वेज में गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम्स हमने सारे देख लेते हैं कि जो एक मदर से आता है एक फादर से आता है, ये एक नॉर्मल अमाउंट में है या नहीं. ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं जो 1 से लेके 20 तक अरेंज्ड हैं. कभी कभी कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, कभी कभी डिलीट हो जाता है. इस केस में ऑटिज्म के चांसेस हो सकते हैं. ये एक टाइप का जेनेटिक टेस्ट है, ब्लड से ही होता है. अगर क्रोमोसोम अबनॉर्मल होता है तो उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी मतलब कम या ज़्यादा, और पॉलीप्लॉइडी मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं. जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं वो एडिशनल क्रोमोसोम से या मिसिंग क्रोमोसोम से हो सकते हैं. अगर वो एडिशनल क्रोमोसोम से होते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने से होता है. ये सबसे कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये हर प्रेगनेंसी में टेस्ट होता है. तो जनरली ये मिस नहीं होता अगर हमारी गायनेकोलॉजिस्ट इसके लिए चेक करा रही हैं.
क्रोमोसोम जो ये है इसके ऊपर कुछ जीन्स लगी रहती हैं, ऐसे पर्ल ऑफ नेकलेस की तरह, जैसे पर्ल्स लगे रहते हैं। अब क्रोमोसोम्स के लिए अलग टेस्ट है और ये जो जीन्स हैं इन पर्ल्स के लिए एक अलग टेस्ट है। जीन्स वाला जो टेस्ट होता है वो हमारा कराना सबसे ज़रूरी है ऑटिज़म में, क्योंकि जो जीन्स वाली कंडीशंस होती हैं वो ही ट्रीटेबल होती हैं। अब इन ट्रीटेबल कंडीशंस को ही पकड़ना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट है, इसलिए ये जीन वाला टेस्ट कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है और देखना क्या इन जीन्स में कोई म्यूटेशंस है, मतलब कि कोई जीन चेंज तो नहीं हो गई बच्चे के पैदा होने के दौरान। तो हर जीन का एक अपना सीक्वेंस होता है इस तरह से, और ये जो सीक्वेंस होता है कभी कभी ऑल्टर हो जाता है जिसको म्यूटेशन बोला जाता है। तो जीन के टेस्ट से हम म्यूटेशन पकड़ लेते हैं, जैसे टी होना चाहिए था जिस जगह बच्चे के क्रोमोसोम में वहाँ सी आ गया। तो इस तरह की म्यूटेशन से उसका ब्रेन का इम्बैलेंस खराब होकर ऑटिज्म और अदर जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, बिकॉज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अपॉर्चुनिटी ये है कि हम जल्दी ऑटिज्म पहचानें। आपके बच्चे जो ऑटिज्म से सफ़र कर रहे हैं वो अलग अलग एज पे डिसाइड और डायग्नोस हुए होंगे, बट बहुत अर्ली ही स्टेज से आई कांटेक्ट ना होना, फ्लैपिंग मूवमेंट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस इंडिकेशंस होते हैं ऑटिज्म पे। जैसे मैंने बताया कई जीन्स रिलेटेड चीज़ें जो डिसऑर्डर्स हैं वो ट्रीटेबल होते हैं, इसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बोलते हैं। ऑल्सो हम जाके फैमिली प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं अगर हम जेनेटिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, एंड बच्चों में, उनके सिबलिंग्स में, उनके बाकी परिवार में रिस्क क्या है ये भी बोल सकते हैं। एक चीज़ जिसकी इम्पोर्टेंस जितनी बताई जाए कम है वो है कम्युनिटी एंड सपोर्ट। एक नॉर्मल मदरहुड एंड पेरेंटहुड में जिसमें बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, हमको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बट जब बेबी को ऑटिज़म है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक कम्युनिटी में रहें जहाँ पे हम बाकी पेरेंट्स से उनका एक्सपीरियंस, उनकी सलाह भी लेते रहें। सो वंस द diagnosis is made of autism, then we can go ahead, be part of communities and also educate other people to how to identify this condition early. अब जो कारण है ऑटिज्म के उस पे आते हैं। जैसे मैंने कहा 50 से 70% कारण जेनेटिक हो सकते हैं, मगर जेनेटिक और एनवायरमेंटल कारण में बहुत सारा ओवरलैप होता है, राइट। एनवायरमेंटल कारण हो सकते हैं कि बच्चे को थोड़ी जल्दी उसका जन्म हो गया, जब वो पैदा हो रहा था तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया आपको प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से बच्चे को ये दिक्कत आ गई, कोई दवाइयाँ खाई गई, या कोई उसको ऐसी वैक्सीनेशन से रिएक्शन हो गया जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। बट ये सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हम वापस जाके ये नहीं चेक कर सकते आपको प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हुआ था या नहीं। जो चेक किया जा सकता है और जिसका ट्रीटमेंट है वो है जेनेटिक कारण, तो हम उसको चेक करें तो हमारा फ़ायदा है और बच्चे का भी फ़ायदा है। हमेशा ओवरलैप नहीं होता जेनेटिक और बाकी कंडीशंस में, और ट्रीटमेंट भी है इसकी। So do we have treatment? The answer is yes, we do, of a select group of genetic condition. So as मैं पहले जैसे बता रही थी, आप हमारे पास बच्चे को लाते हैं तो हम बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत थी या नहीं, कोई आप दौरे के लिए दवाई खा रहे थे, उसकी डेवलपमेंट ठीक गई, और आपकी परिवार में 3-4 पीढ़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी रही हैं जिससे हमें हमारा डायग्नोसिस बनाने में फ़ायदा होता है। फिर हम बच्चे को डिटेल में देखते हैं, स्किन, हेड एक्सेट्रा जो मैंने सारा बताया। फिर कुछ मेटाबॉलिक स्टडीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है, जो बॉडी में शुगर, फैट, वो सब यूटिलाइज होता है, वो किस तरह से यूटिलाइज होता है, क्या वो बच्चे में ठीक से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, इसके लिए स्टडीज़ होती हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कारण अगर पकड़े गए तो ये ट्रीटेबल होते हैं।
तो ये जो मैंने मेंशन किए हैं ये टेस्ट हम कराते हैं एंड दे इंक्लूड होमोसिस्टीन, शुगर, अमाइनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये टेस्ट के नाम है जो हम कराते हैं कोई ट्रीटेबल कारण पकड़ने के लिए। तब कराते हैं जब ऑटिज्म हो, डेवलपमेंट ठीक हो रही हो, फिर पीछे आ रही हो डेवलपमेंटल रिग्रेशन, और किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत हो, बच्चा टाइट हो ज़्यादा या ज़्यादा लूज हो, हियरिंग, विजन, इन सब में प्रॉब्लम हो, या दिखने में थोड़ा सा बाकी बच्चों से फर्क हो। ये जेनेटिक टेस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ क्रोमोसोम्स के टेस्ट होते हैं जो यहाँ मेंशन है और कुछ जीन्स के टेस्ट होते हैं। अगर हमें सिर्फ बच्चे के लिए कोई एक टेस्ट करना हो देखने के लिए उसको कोई ट्रीटेबल कारण है या नहीं, उसके लिए हम एक्सोम टेस्ट कर सकते हैं। So for boys, these are the tests to do: फ्रेजाइल एक्स, माइक्रोएरे एंड एक्सोम। गर्ल्स के लिए माइक्रोएरे और एक्सोम। ये 2 टाइप के टेस्ट हैं जो अगर हम कर लें हमारा सारा जेनेटिक टेस्ट कवर हो जाएगा। सो जस्ट 2 ब्लड टेस्ट लाइफ टाइम में एक बार करना है और उससे हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ऑफ कोर्स ये फिर से जितना मैं आपको बताऊं उतना कम है कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये टेस्ट करने के। हम टारगेटेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसी विटामिन या की डेफिशिएंसी है या किसी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी है तो वो दे सकते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेटर स्पीच आती है, लर्निंग होती है और बिहेवियर आता है, आगे का ब्रेन डैमेज नहीं होता। एक बार सही डायग्नोसिस हो जाए तो हम इधर उधर फिर पैसे नहीं लगाते हैं कि कारण क्या है, क्यों हुआ। ये पूरी फैमिली को हेल्प करता है, हमें क्लैरिटी, पीस ऑफ माइंड देता है कि ठीक है ये जीन की दिक्कत आ गई इसलिए हो गया, जो मोस्टली बाय चांस होता है, और हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी पेरेंटिंग सही जा रही है। ऑल्सो फाइनली हम सपोर्ट ग्रुप्स बनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे ये ट्रीटमेंट करते हैं। एंड सोनाली मैम जैसे जो बहुत मोटिवेटेड पेरेंट्स हैं जो अपने स्कूल्स ओपन कर रहे हैं, हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं टू फॉरवर्ड दिस नोबल कॉज। अब मैं 4-5 छोटे केसेस बताऊंगी जो मैंने देखे हैं जिनमें हम ऑटिस्टिक बच्चों को ट्रीटमेंट दे पाए, है ना। तो पहला एक केस है आरव बच्चा जो 3 साल का है और उसको ऑटिज्म था, उसके सारे माइलस्टोन डिलेड थे, देख नहीं पाता था, स्किन पे रैश था और दौरे भी आते थे। हमने उसका जेनेटिक टेस्ट किया और उसको एक जेनेटिक कंडीशन निकल के आई जिसका नाम है बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी। ये जो बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी है इसका जो प्रॉब्लम होती है बायोटिन जीन में होती है और हमारे शरीर में बायोटिन की कमी आ जाती है जिसकी वजह से बच्चे के माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं और ऑटिज्म हो जाता है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो एक छोटी सी टैबलेट, बायोटिन की टैबलेट से है जो 5 रुपए की आती है बस, और उससे उसको दिया गया, रोज लेनी होती है। उसके दौरे रुक गए, स्किन सही हो गई, स्पीच थेरेपी अब चल रही है। पहले जो इफेक्टिव नहीं थी अब वो इफेक्टिव हो गई है। So I did not say कि speech therapy रुक गई, but a simple supplement, vitamin supplement changes are a future. So this also was detected by a genetic test. First case. Now coming on to second case. Second case हमारी बच्ची मीरा थी जिसे 2.5 साल की थी। वो 18 मंथ्स तक सही कर रही थी एंड उसके बाद उसको स्पीच में रिग्रेशन आ गया। एंड इसके बाद हमने उसका जेनेटिक टेस्ट किया क्योंकि रिग्रेशन में हम हमेशा करते हैं, और ये रिग्रेशन में जो हमने टेस्ट किया वही जीन वाला एक्सोम सीक्वेंसिंग टेस्ट किया और हमने देखा कि आपने सुना होगा क्रिएटिनिन जो होता है, तो इसके अंदर क्रिएटिन की डेफिशिएंसी आई और क्रिएटिन हम बस उसे सप्लीमेंट दिया और उसके साथ एक आर्जिनिन सप्लीमेंट दिया। अब ऑब्वियसली उसको 2 साल तक जो दिक्कत थी ब्रेन में वो रिवर्स नहीं हुई, मगर now she is slowly and steadily gaining speech, learning, and of course she is in much better place and अब और उसके ब्रेन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो ये मेटाबॉलिक क्रिएटिन की थेरेपी हेल्प्ड इन ब्रेन डेवलपमेंट। थर्ड केस है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये लड़कों में होता है। ये जो सिंड्रोम है इसके अंदर मदर्स से या
मैटरनल साइड से इनहेरिट होता है। मदर में खुद दिक्कत नहीं आती तो इसलिए कभी पता नहीं भी चल पाता, बट ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ये बच्चों में, लड़कों में ज़रूर आती है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि एक बच्चे को फ्रेजाइल एग्स तो नहीं है। और फ्रेजाइल एग्स क्यों देखना है हमको, क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनहेरिटेड ऑटिज्म और इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इसके लिए हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं जैसे मेटफॉर्मिन, जिससे ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, और इसकी हम बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन से। एंड वी कैन टेस्ट द मदर, मासी, इनको देखने के लिए कि आगे बच्चों में या आगे परिवार में ये दिक्कत दोबारा ना आए। तो ये नॉलेज हमें एम्पावर करती है बाकी लोगों को फैमिली में सेव करने को और इस बच्चे को ये दवाई देने को जिससे वो बेटर करते हैं। तो एक बच्चा जिसको मैं ट्रीट कर रही हूँ वो शुरू में देखता ही नहीं था जब मेरे पास आता था, और उसको फिर ट्रीट किया तो अब थोड़े दिन पहले वो एक फ्लावर लेके मेरे पास आकर उसने दिया। सो डिफरेंस आता है बच्चों में, है ना। सो फाइनली अब एक और जो है कि हम डाइट जो बात करते हैं ऑटिज्म की, एक तो आपको बताते हैं कि एक डाइट हो सकती है जिसमें एक रूटीन डाइट हो सकती है जो ऑटिज्म स्पेसिफिक है, बट कई जेनेटिक कंडीशंस, कई मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें बहुत एक स्पेसिफिक कुछ डाइट देनी पड़ती है जिससे बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है और उसका ब्रेन सही फंक्शन करने लगता है। जैसे ये जोया बच्ची को रोज़ दौरे आते थे, ऑटिज्म था और अटेंशन नहीं दे पाती थी। जब इसका जेनेटिक टेस्ट किया तो ऐसा पता चला कि इसके ब्रेन में जो ग्लूकोज पहुंचाने वाला चैनल है वो नहीं है, तो ब्रेन में ग्लूकोज ही नहीं जा रहा, तो ब्रेन बहुत हाइपर ऐसे सिग्नल दिए जा रहा है कि मेरे पास ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। तो GLUT1 ट्रांसपोर्टर की कमी आई इस बच्ची में। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि ब्रेन में ग्लूकोज तो हम नहीं पहुंचा सकते, तो हम कीटोन्स देते हैं बाहर से, क्योंकि ब्रेन कीटोन्स को भी अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है और उसका चैनल काम कर रहा है। तो हम एक कीटोजेनिक डाइट देते हैं ताकि कीटोन पहुंचे ब्रेन में और बच्ची ठीक बेहतर हो। तो हमने इसको दिया, अब वो सीजर फ्री है और बहुत इम्प्रूवमेंट है और फोकस और लर्निंग में। सो जस्ट अ माइल्ड चेंज इन द डाइट gave Zoya her childhood back and her future back. So finally, the last case is of a child Kabir who was 18 months. ये जब मेरे पास आया इरिटेबल था, इसका आई कांटेक्ट नहीं था, डेवलपमेंटल डिले था, एंड क्योंकि बहुत डेवलपमेंटल डिले था ऑटिज्म, पहले ये थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा कि थेरेपीज़ करी, बट उससे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो तब हमने जाके जेनेटिक टेस्ट करा। जेनेटिक टेस्ट में एक फोलिक एसिड जो एक विटामिन है उसकी कमी निकली, फॉल आर जीन एक होती है, उसके अंदर कमी निकली। तो एक सिंपल फोलिनिक एसिड की टैबलेट देने से बहुत उसका इम्प्रूवमेंट आया। सोशल एंगेजमेंट में वो देखने लगा, पहचानने लगा, स्माइल देने लगा। तो ये छोटी विटामिन बेस्ड ट्रीटमेंट मेड अ बिग डिफरेंस टू दिस चाइल्ड ऑल्सो। सो हमको जेनेटिक टेस्ट करने से अलग अलग जीन्स मिलती हैं, उनकी अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, जो अगर निकले तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स हर जेनेटिक टेस्ट में ट्रीटमेंट नहीं है ज़रूरी हो, बट जब निकलती है वो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। सो आई होप हमने थोड़ा सा अवेयर किया हो आपको एंड अबाउट द जेनेटिक पार्ट, क्योंकि बाकी सब में तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आई एम श्योर। सो हीलिंग फॉर एनीथिंग स्टार्ट्स विद अवेयरनेस फॉर इट, एंड I am extremely thankful to be interacting with all of you, and especially to Sunrise Learning for this opportunity. Thank you. Dr. Veronica, thank you so much. Before the parents ask you a few questions, obviously सबके questions होंगे और वो बिल्कुल पूछने भी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ, जस्ट लाइक आपने कुछ केस स्टडीज शेयर की, तो मैं अपनी भी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट वो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को पता भी है, बट फिर भी आई थॉट कि वन मोर केस स्टडी मे बी किसी को कुछ डायरेक्शन मिले। So when Purab was 4 years old, I conceived with my second child. It was actually my third pregnancy, third gravida tha.
I had a missed abortion, then I had Purab. Purab was diagnosed with autism, and then जब वो 4 years का था तो मेरी second conception 10 weeks की थी. जब हम गंगाराम हॉस्पिटल गए थे जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में, दिस इज वे बैक इन 2013, मई 2013. सो उस टाइम पर उन्होंने मुझे बताए थे कि हम पहले जो बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चा जो है पूरब, पहले हम उसके जेनेटिक टेस्ट करेंगे. आईसी वर्मा लैब की बात है. सो हम पहले उसके जेनेटिक टेस्ट करेंगे एंड अगर उसमें कुछ निकलता है क्वेश्चनेबल तो फिर जो आपकी प्रेगनेंसी है उसमें एमनियोसेंटेसिस करेंगे. सो उन्होंने उस टाइम पर जो ब्लड टेस्ट किए थे उसमें थायराइड था और उसके बाद उन्होंने सीरम अमोनिया, ब्लड लैक्टेट, टीएमएस और क्रोमोसोम एनालिसिस और फ्रेजाइल एक्स की स्क्रीनिंग और एमआरआई ब्रेन, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस बोली थी. और इन सारी इन्वेस्टिगेशंस को करने के बाद जब पूरब के सारे टेस्ट आए उसके बाद इट वाज क्लियर कि नहीं, उसको कोई जेनेटिक कॉज नहीं था, ऑटिज्म का कोई जेनेटिक कॉज नहीं निकला, नहीं डायग्नोज हुआ. सो देन जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसके लिए भी मुझे काउंसलिंग की गई थी. इनफैक्ट दोनों पेरेंट्स को काउंसलिंग मिली थी और उन्होंने अलग अलग हमसे पूछा था कि इवन दो कोई जेनेटिक कॉज मिला नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनडिटेक्टेड कॉज हो और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज कि आपका सेकेंड बेबी भी ऑटिस्टिक हो सकता है, अभी भी हो सकता है. सो वुड यू लाइक टू गो अहेड विद द सेकेंड प्रेगनेंसी? तो ये बात उन्होंने अलग अलग पूछी थी, बोथ पेरेंट्स सेपरेटली. एंड मैंने तो एकदम से बोला कि जो भी है जैसा भी है मेरा है एंड आई वांट दैट चाइल्ड. आई लव माय फर्स्ट चाइल्ड विद ऑटिज्म, आई एम गोइंग टू लव माय सेकंड चाइल्ड विद ऑटिज्म. एंड आई वाज वंडरिंग कि मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे वहां पर ले जाकर. सो उन्होंने भी यही बात बोली. And so we had our second child. He was absolutely clear of anything and everything. So he's a power-packed package of typicalness, what do you say? But I just wanted to share this entire case study to help the parents know कि इस तरीके से होता है जब second pregnancy होती है. उस टाइम पर जो पहला बच्चा है जिसको ऑटिज्म डायग्नोस्ड है उसके टेस्ट होते, जैसा अभी डॉक्टर वेरोनिका ने बताया था. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ये मल्टीफैक्टोरियल भी हो सकता है तो हर केस में हमें जरूरी नहीं है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम मिले. एंड इवन इफ इट इज जेनेटिक, हम 2-3 टेस्ट करते हैं एंड नाउ वी हैव अ बिग टेस्ट कॉल्ड होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो हम हमेशा नहीं करते. तो एक्चुअली देयर इज नो एंड टू टेस्टिंग. सो एक थोड़ा सा रेसिडुअल रिस्क हमको देना ही पड़ता है कि देयर इज स्लाइट रिस्क के हम टेस्टिंग करें फिर भी ये कंडीशन दोबारा हो जाए. यस मैम. सो ओवर टू द पेरेंट्स, प्लीज फील फ्री टू स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस. अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं कर रहा है, अगर आपको लग रहा है आप चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके. But the ones who are there, they can ask. And in the meantime, we can check with Dr. Praveen Suman if she's here. So Shaurya, Sharan, yeah. Swal has raised hands. It seems. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, hello. Yeah. मैम, जैसे आपने बताया कि जो जेनेटिक टेस्ट करने चाहिए ये प्रेगनेंसी के दौरान होने चाहिए या उसके बाद? हाँ जी. तो आपका एक बच्चा है जिसे ऑटिज्म है ऑलरेडी? जी मैम, he is 9 years old. फॉरेन नाम है. अच्छा, ठीक है. तो हमको क्या करना होगा, जैसे हम शौर्या को मिलाते हैं मुझसे या किसी भी जेनेटिक स्पेशलिस्ट से, तो पहले हम एक बार शौर्या को इवैल्यूएट करेंगे. ठीक है? अगर उसका नाम शौर्या है बच्चे का, शायद दोनों पापा ने ज्वाइन किया हुआ है ना, तो इको कर रही है. शौर्य शरण नाम है बेटे का. अच्छा, हाँ. तो शौर्या को हम एक बार पूरा इवैल्यूएट करेंगे और उसके पहले जेनेटिक टेस्ट करेंगे. ये जेनेटिक टेस्ट प्रेगनेंसी के पहले कराओ आप, है ना? और अगर शौर्या में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम निकलती है तो हम आपकी प्रेगनेंसी में वही जेनेटिक प्रॉब्लम चेक कर लेंगे कि दोबारा तो नहीं गई. मगर सबसे पहले शौर्या का टेस्ट कराना है क्योंकि हो सकता है हमें कोई ट्रीटेबल कारण भी मिल जाए, है ना? जी. तो डायरेक्टली प्रेगनेंसी में टेस्ट नहीं होता, पहले बच्चे का टेस्ट और फिर प्रेगनेंसी के दौरान पेट के बच्चे का टेस्ट. ओके.
मैम जैसे कि अब एक चीज और है, ऐसे कोई हिस्ट्री नहीं थी, बैक की कोई हिस्ट्री नहीं थी कि हाँ फैमिली में किसी को हुआ है पहले, या किसी को पता ही नहीं कि ऑटिज्म होता क्या है। आई नो एक्चुअली देखो, जेनेटिक चीज़ें और फेमिलियल चीज़ें अलग होती हैं। जेनेटिक का मतलब होता है कि जीन में कोई अंतर आ गया, वो जी। सबसे पहले जब एक बच्चा बन रहा होता है तब भी आ जाता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप से ही आ रहा है या वो जी। फैमिली से ही आ रहा है। तो जेनेटिक कंडीशन जो होती है वो पहली बार एक बच्चे में भी आ सकती है। जो फेमिलियल होती है वो होती है कि जो ऊपर से आती जा रही है। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ऑटिज्म बच्चे पे एक ही होते हैं फैमिली में, मगर इसका ये मतलब नहीं है वो जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक फिर भी हो सकता है कि जब आपकी ही प्रेगनेंसी बन रही हो तो बच्चे में कोई म्यूटेशन आ गई हो ऐसे। क्योंकि मैम जब ये ऐश्वर्या पैदा हुआ था 2 साल तक ही वॉज वेरी नॉर्मल, बिल्कुल ठीक था, उसने कॉपी करता था, देखता था, हंसता था। 2 साल के बाद इसको इसकी जो चीजें चेंज होनी शुरू हुई हैं, हमको पता नहीं चला, इसलिए हमने भी डिले कर दिया इस चीज को। वो मैं हम अपनी गलती मानता हूँ। बट वो 4 साल बाद 5 साल बाद हमने जब इसका टेस्ट कराया तो ऑटिज्म निकला, हम्म, तो बहुत ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं अब सिर्फ जेनेटिक्स की बात करूंगी, जो ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस है वो डॉक्टर प्रवीण करेंगी उससे डील। जेनेटिक्स में जी। ऐसा है कि जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है वो एट बर्थ भी आपको पहचान सकते हो, और एक ओके। जेनेटिक डिसऑर्डर आप 20 साल की उम्र में भी पहली बार पहचान सकते हो। इतना वेरिएशन होता है। वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर जीन का प्रॉब्लम है। जी जी। कभी कभी जीन्स थोड़ी काम करती रहती हैं तो बच्चा तब तक सही रहता है। ठीक तो है, मैम जैसे आप 9 ईयर्स का है तो अब भी टेस्ट हो सकते हैं इसके? बिल्कुल कभी भी हो सकते हैं, आपको कराने ही चाहिए ताकि हम जी। कुछ ट्रीटेबल हो तो कर सकते हैं। 9 इयर्स 10 इयर्स हम जब भी ट्रीटमेंट शुरू करें इट्स गुड, है ना। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थेरेपीज तो चल ही रही हैं आजकल। जी जी। Okay, so thank you so much, Dr. Veronica. Now, Dr. Praveen Suman has joined us. Ma'am, you're so welcome to this session. Thank you so much. And Neonika, would you like to introduce ma'am? And अब जो भी questions आ रहे हैं parents के, I request कि वो chat box में लिखते जाएं, so that towards the end again, Yes. Dr. Veronica can take a look at those questions and then address those questions while Dr. Praveen can take over. Neonika, please introduce ma'am. Yes, ma'am, sure. Firstly, I would like to thank you, Dr. Veronica, for such clear and insightful information that really helped clarify things and gave us a solid foundation to work from. Thank you, ma'am. Joining us today is Dr. Praveen Suman, an MD in Pediatrics from Maulana Azad Medical College, New Delhi. She is the founder and director of the Child Development Clinic, New Delhi. In recognition of her outstanding contributions, she was honored as the Women of the Year 2022 by the Medical Association. Welcome you, ma'am. Over to you. डॉक्टर प्रवीण के बहुत सारे बच्चे सनराइज लर्निंग में आते हैं। सनराइज लर्निंग के बहुत सारे बच्चे डॉक्टर प्रवीण सुमन के पास जाते हैं। सो वी एक्सचेंज्ड नोट्स मेनी टाइम्स मैम। Hello. Good afternoon, everyone. Can you hear me? मैम बस आप अपनी एक किसी डिवाइस को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, उनका उसके माइक एंड स्पीकर दोनों। नहीं, एक डिवाइस मैम, एक डिवाइस। अभी आप म्यूट पे हैं। अभी आप म्यूट पे हैं। वी कांट हियर यू। Can you hear me now? Hello. Can you hear me now? Is it okay? Yes ma'am. Yes, now. Yeah. Thank you for the invite, and I'm glad to be here among the gathering. And Dr. Veronica, are you there? Dr. Veronica, can you help me in sharing my slides with you, because there is some network. Hello. Sure. I'll just. So, because my network is a little problem, I will be just discussing from the phone. You can show the slides.
तो सबको बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आज हम ऑटिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स अपना क्वेश्चन जो भी दिमाग में आ रहा है, मन में आ रहा है, वो पूछ सकते हैं। सब लोग इससे गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो हम चाहेंगे कि मैं लेक्चर कम दूँ और हम क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करें और अच्छा होगा। तो अगर डॉक्टर वेरोनिका मेरी स्लाइड शेयर कर लेती हैं तो मैं Just give me 2 minutes. Okay, Give me 2 ठीक। minutes. If there are some Yeah. questions in the meanwhile, Sonali तब तक अगर आप could मेरे take. तब तक मैं शुरू हाँ, कर हाँ, लेती just- हूँ। गगन मैम, अच्छा। ऑटिज्म जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम मानते हैं कि जहाँ पे बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑटिज्म में DSM-5 क्राइटेरिया हम लगाते हैं। एक क्राइटेरिया हमारे पास में होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि बच्चे को ये कंडीशन है कि नहीं है। और वो जो कंडीशन होती है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। वन इज अ सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और दूसरी चीज़ होती है रेपिटेटिव बिहेवियर, जैसा कि हम देखते हैं बच्चों में। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसको जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसा कि मैं अभी सुन रही थी कुछ पेरेंट्स के ज़रिए कि हम जल्दी नहीं पता लगा पाते, क्योंकि एक तो कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हम लोग और बहुत सारे डॉक्टर्स अवेयर नहीं होते कि हम उसको जल्दी पिकअप कर पाएँ। सेकेंडली एक स्टिग्मा है कि अगर किसी ने बोल भी दिया तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को कोई लेबल करे या कोई उसको बोले कि ऑटिज्म की शिकायत है, तो हम उससे भागते रहते हैं। तो उस चक्कर में हम अपना जो एक क्रिटिकल पीरियड होता है एज अ डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, मैं ये मानती हूँ कि पहले 2 से 3 साल जो बच्चे के होते हैं इसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड। इस समय बच्चे का दिमाग बन रहा होता है। Dr. Naveen, I think I am presenting, so can you just Yeah. please check? Yeah, Ma'am, that's fine. हो रहा है? Yeah, that's Okay, fine. okay. So go to the next slide. Next slide, please. This I have already discussed कि ये social communication की problems होती है। Next slide. और restricted activities होती है। इससे next कर। तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसा कि मैंने बताया कि जो पहले अगर हम 2 से 3 साल में चीज़ों को पता लगाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम सब अवेयर हो वो क्या साइंस हो सकते हैं जिससे कि हम पता लगा लें। इसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस। तो ऐसा होता है कि नॉर्मली बच्चा जो है 6-8 महीने पे नाम को रिस्पॉन्ड करने लगता है। जैसे ही आप नाम को बुलाएं तो वो बच्चा मुड़ के देखता है। बट अगर बच्चा 1 साल का हो गया है और वो मुड़कर नहीं देख रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ रही है। तो दूसरा ये होता है कि बच्चा अगर बात करना नहीं सीख रहा है, 1.5 साल का बच्चा है जो कि स्पीच उसकी नहीं डेवलप हो रही है, तो हम ये समझते हैं कि बच्चा को कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर तीसरी चीज होती है कि बच्चा चीजों से खेल रहा है पर ठीक से नहीं खेल पा रहा है, एप्रोप्रिएटली नहीं खेल रहा है या रेपिटेटिव डिफरेंट तरीके से खेल रहा है। सो सिर्फ क्योंकि ऑटिज्म में देखा जाता है बच्चे खेल रहे हैं, खुश हैं, पर हमारे को जो स्पेशल चीज नोटिस करनी होती है वो ये होती है कि बच्चा अपनी धुन में रहता है, अपने से ही खेलना चाहता है, लोगों से कनेक्ट कम होना चाहता है, जिसकी वजह से बच्चे की लर्निंग में इफेक्ट आता है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है ऑटिज्म को, क्योंकि हम लोग हम सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो कि हम डे टू डे लाइफ में झेल रहे हैं। पर हम ज्यादातर पेरेंट्स जब मेरे पास में आते हैं तो वो जो परेशान होते हैं वो सिम्टम से परेशान होते हैं। वो परेशान होते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चा हाइपर एक्टिव है। पर ये जो चीजें होती हैं ये हम इनको कहते हैं सिम्टम्स। ये मेन मुद्दा नहीं होता। मेन मुद्दा होता है सोशल कम्युनिकेशन, कि बच्चा अपनी धुन में रहता है और लोगों से कनेक्ट होने में कम इंटरेस्टेड होता है, जिससे उसकी लर्निंग पे इफेक्ट आने शुरू हो जाता है। तो अगर हम समझेंगे इन चीज़ों को तो और अंडरस्टैंडिंग आएगी तो इसके बच्चे की कि बच्चा किस तरीके से सीखता है तो हम उसकी मदद बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो ये तो फीचर्स हैं, ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हम सब जानते ही हैं कि फ्लैपिंग होती है, रिस्पॉन्स नहीं करते, बच्चा जो है स्पिनिंग कर रहा है या बॉडी मूवमेंट्स आती हैं, वो सब उनके तरीके होते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि वो सोच। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तेज बुलाना। ठीक है, आई थिंक वी कैन गो टू द नेक्स्ट। या तो अब हम बात करते हैं ट्रीट की। जैसे ज्यादा से एबिलिटी है और अवेलेबल है, तो काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसको हम एज अ पेरेंट फिल्टर नहीं कर सकते कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर आवर चाइल्ड। तो हम बहुत सारी चीजों से परेशान रहते हैं कि ये करें कि नहीं करें। तो एज अ डॉक्टर व्हाट वी फॉलो इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब होता है कि जो चीजें प्रूवन है कि ये चीजें फायदा करेंगी, हम वही चीज को बच्चे की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करें। जो चीजें आज तक प्रूव नहीं हुई हैं, जो एक्सपेरिमेंट स्टेज में है, उन पे थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि उनके बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं है, ध्यान से करेंगे। जैसा कि आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं। सॉरी कट गया था, सॉरी फॉर दैट। हेलो मैम, आर यू देयर? तो जैसा कि हाँ, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, yes, ma'am. हेलो। Yes, you're audible. Thank you. यस। या तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस चार्ट के लिए कि बहुत सारी हमने दिए हुए हैं ट्रीटमेंट मोडालिटीज, बट जो लास्ट में है कि के बारे में हमें पक्की तरीके से मालूम है, वो है बिहेवियर टेक्निक एंड कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम बच्चों में दे सकते हैं विद श्योरिटी कि हाँ इनसे बच्चे को फायदा होगा। पर बाकी जितनी भी ट्रीटमेंट हैं, जैसा कि हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, केजिन फ्री डाइट, वाइटमिन, बहुत सारी आपने देखा होगा, कैमल वेल फ्री, ऑल दीज थेरेपीज वी आर नॉट बीन बाय दैट। वी आर पेरेंट, पहले आप साइंटिफिकली सारी चीजों के बारे में जान लें तभी जाएं। कोई पेरेंट डालेगा तो हमारे को हर हेलो मैम, योर नेटवर्क इज गेटिंग लो, आ रहा जा रहा है, गेटिंग स्टक। ओह अच्छा। Yes. हेलो, कैन यू गो टू अ बेटर प्लेस वेयर नेटवर्क इज अवेलेबल? अच्छा, just give me 2 minutes, I will try to join the Sure, ma'am. Sure. या Hello. Ma'am, Is it better? Hello? Yes. Is it better? Yes. Yes. Okay. So, हम जो हैं जितनी भी प्रैक्टिस यूज करेंगे बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए, वो चीजें यूज करेंगे जो हमारे पास में एविडेंस प्रूवन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये FDA ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकाला था जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें बिवेयर होना है उन सर्विसेज से जिसमें बच्चों की मिसलीडिंग क्लेम किए जाते हैं कि हम बच्चे को ट्रीट कर देंगे, ठीक कर देंगे, और इस तरह के बहुत सारे क्लेम्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि बहुत पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, स्टेम सेल थेरेपी उनमें से एक है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, और कई तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में बहुत लोग दावा करते हैं कि इलाज हो जाएगा। तो मैं आप पे एज अ डॉक्टर यही बताऊंगी कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं पहले उसके बारे में अच्छी तरह जान लें
एज अ डॉक्टर हम रेकमेंड नहीं कर रहे हैं ये चीजें। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मैंने बताया कि इन बच्चों का मेन इलाज है थेरेपीज। नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट हाँ। सो सबसे ये हमारी पीडियाट्रिशियंस की गाइडलाइंस होती हैं, आईएपी गाइडलाइंस हम बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना है। उसमें सबसे पहला काम ये करना है कि बच्चे का प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाना है। कभी भी अगर आप देखेंगे, आप रैंडमली ट्रीटमेंट नहीं चालू कर सकते। ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स आते हैं क्योंकि बच्चा बोल रहा नहीं होता, तो हमें लगता है कि आसपास में भी जो सेंटर है वहाँ जाके थोड़ा स्पीच शुरू कर लेते हैं, या बच्चा नहीं बैठ रहा तो वहाँ जाके थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करा लेते हैं। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट चालू हो जाता है उन बच्चों का, और वो 1-2 साल थेरेपीज करते हैं और 5 साल के आसपास हमारे पास में पहुँचते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है, जब भी हमें डाउट है तो हम बोलेंगे कि पहले डॉक्टर को दिखाना है और डायग्नोसिस चाहिए हमें कि हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक कि अगर मुझे बुखार है तो मुझे ये जानना जरूरी है कि मेरे का कोविड का इलाज होएगा या मेरा टाइफाइड का इलाज होएगा। खाली बुखार का इलाज करना ठीक नहीं है। सिमिलरली जब ऑटिज्म के हमारे को कुछ लक्षण शुरू में आते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं होता तो उसको पूरा इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि डायग्नोसिस करें, और साथ में ये जानना ज़रूरी है कि खाली सिम्टम्स पे काम नहीं करें। जैसे मैंने बार बार बोल रही हूँ कि डिलेड स्पीच और हाइपर एक्टिविटी, कोर फीचर पे काम करें। कोर फीचर क्या है हमारा? सोशल कम्युनिकेशन, सोशल एंगेजमेंट में बच्चे को दिक्कत आ रही है, उसका सोशल स्किल्स बढ़ाने के लिए, उसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए वो डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसके बारे में बात करूंगी, वो अपनाए जाएं। और ज़रूरी है कि बच्चे को तैयार किया जाए घर में, होम और कम्युनिटी में रहने के लिए, ना कि सिर्फ ज़्यादातर देखा जाता है क्योंकि हम एज अ पेरेंट बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहते हैं, हम थेरेपी सेंटर ले जा रहे हैं, पैसा टाइम सब कुछ लगा रहे हैं बच्चे के साथ में, बट वो जो सपोर्ट है वहाँ पे वो आपको एक गाइडेंस के तौर पे लेनी है, वो सब कुछ नहीं है। जब तक हमारे पेरेंट्स रेडी नहीं होंगे बच्चों को सिखाने के लिए कि बच्चे का सीखने का तरीका क्या है, यहाँ पे सिर्फ बस इतनी ही दिक्कत है कि बच्चा डिफरेंटली सीखता है। अगर हम एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी समझ रहे हैं उनकी नीड्स, तो हम उनको सिखाने में सक्षम रहेंगे। तो इसलिए मेरी सारे पेरेंट्स को से विनती है कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे बच्चे की ट्रेनिंग में, और सिर्फ यही नहीं है जो थेरेपी में सिखाया जाए वो सिखाएं, बाकी समय बच्चे को इन्वॉल्व करके उसको डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे। साथ में एज अ डॉक्टर हम उनको दवाइयाँ दे सकते हैं। दवाइयों का रोल इतना होता है कि वो स्पेसिफिक रीजंस के लिए होती हैं, जैसे कि किसी को हाइपर एक्टिविटी है या किसी को एग्रेशन है, या इस तरह के जो स्पेसिफिक रीजंस हैं उनमें दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बारी ऑटिज्म के साथ में कोमॉर्बिडिटीज देखी जाती हैं, कुछ और भी साथ में हो सकता है, जैसे बच्चे को ADHD हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो उसको बच्चे को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है ताकि उसको पूरा इलाज मिल सके। सिर्फ ऑटिज्म पे नहीं ध्यान हो, बाकी चीज़ों पे भी प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके। और ये जो ट्रीटमेंट होता है ये हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। कोई भी अगर ट्रीटमेंट हमारा नॉन गोल ओरिएंटेड, कि आप आओ थेरेपी कराओ तो बच्चा ठीक, नॉन गोल ओरिएंटेड, आर्बिटरी एंड रेपिटेटिव, बार बार एक ही चीज करवाते रहना या सिम्टम पे काम करना, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं कुछ फीचर्स बताऊंगी कि प्रोग्राम में क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आपने सुना होगा कि ABA एक चीज होती है, ABA आप लोगों ने सबने सुना है। ABA एक तरीका है बच्चों को सिखाने का, जिससे बच्चे को बिहेवियर टेक्निक सिखाई जाती है। उसको हम फिर सिखाते हैं कि कैसे उसी बिहेवियर को आप डिफरेंट कंडीशंस में जनरलाइजेशन जिसको बोला जाता है वो सब किया जाता है। तो ABA का ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब मैंने बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इससे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ABA का जो नेक्स्ट
ये अगर हम देखेंगे एबीए का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर से पहले कुछ होता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, कि उससे पहले क्या हुआ कि बच्चे का बिहेवियर आया, और सी जो होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंस, कि उसके बाद में क्या हुआ जिस वजह से बच्चे में ये बिहेवियर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। अगर कॉन्सिक्वेंस फेवरेबल है तो दोबारा आएगा। तो कोई भी बिहेवियर आपको चेंज करना है तो उसमें आपको ए पे काम करना है या फिर सी पे काम करना है, तभी बिहेवियर चेंज होएगा। देन कम्स जो एबीए के चैलेंज है कि बच्चा जो है इसको जनरलाइज करने में, जैसे आप एबीए में आप टेबल टॉप पे बैठ के सिखा रहे हैं, कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, बट उसमें कई बार जनरलाइजेशन करने में हमें दिक्कत आती है, स्पेशली सोशल स्किल्स जो हम टेबल टॉप पे नहीं सिखा सकते। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास में आज की डेट में जो हम, नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर वेरोनिका, नेक्स्ट, हाँ आज, हाँ इससे नेक्स्ट, हाँ जो आज की डेट में हम रेकमेंड करते हैं इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं NDBI, दैट मीन्स नेचुरलिस्टिक डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल इंटरवेंशंस, कि बच्चे को आप कुछ बिहेवियर जो है वो बिहेवियर अप्रोच के थ्रू सिखाते हैं, जिसमें हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टेक्निक का उसको हम डेवलपमेंटल अप्रोच कहते हैं, कि हर बच्चा एक डेवलपमेंटल सीक्वेंस फॉलो करता है, जैसे बच्चा पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। सिमिलरली बिहेवियर और बाकी माइलस्टोन में भी एक सीक्वेंस फॉलो करता है, और हम चाहते हैं वो सारे सीक्वेंस जब डिसरप्ट होती है तो वो बच्चे को सीखने में दिक्कत आती है। प्लस ये सारी जो ट्रेनिंग है बच्चे की नेचुरल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट में करने के लिए कैसे हम करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा वो सीखता है जिसमें इसका इंटरेस्ट है, तो हमें बच्चे को फॉलो करना है। सो बच्चा जो कर रहा है, बच्चा लीड करेगा और हम उसको फॉलो करेंगे, उससे एंगेज होएंगे और उनकी जॉइंट एंगेजमेंट पे काम करेंगे, जो कि एक स्किल होती है जो बच्चों में डेवलप होती है, जिसकी वजह से बच्चा लोगों से और एनवायरनमेंट से, सोशल अवेयरनेस आती है, लोगों से और एनवायरनमेंट से कनेक्ट होता है, और उसकी रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करेंगे। जो एम्फेसिस है वो होएगा डेवलपमेंटली बेस्ड टारगेट्स पे, और जो उसकी फाउंडेशन है वो है सोशल लर्निंग स्किल्स। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेचुरल एनवायरनमेंट में करना है, जैसा कि मैं एग्जांपल दूंगी, जो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो ये स्टार्टिंग जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए और डे टू डे लाइफ में यूज करनी है। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी, बच्चे को एंगेज करना है, जैसे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टेबल टॉप पे बैठ के करना है, वो जब उससे खाना खा रहा है, जब नहा रहा है, डे टू डे रूटीन में उसको हम इन्वॉल्व करना है, ताकि एज आई सेड कि बच्चा कम्युनिटी में और होम में कैसे सीखे, ये इम्पॉर्टेंट है। और जितनी भी ट्रीटमेंट है उसको मॉनिटर करना है बाय अ टीम, किसी को फॉलो करना है कि क्या प्लान चल रहे हैं, इन्वॉल्व करना है केयर गिविंग में, इन्वॉल्व होना है केयर गिवर्स को डिसीजन मेकिंग में कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सो पेरेंट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा वो सब चीज सीखता है, एक के बाद एक सीक्वेंस में सीखता है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। सिमिलरली बच्चा जो है, जो डेवलपमेंट स्किल सीखी हुई है, हम उससे नेक्स्ट वाली, हम उसको असेस करके कि अब उसको ये आ गया, उसकी नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को यही नहीं पता कि मांगना कैसे है, और हम एज अ मदर हम सिखाते हैं, पहले तुम बोलो कि मम्मा मुझे पानी दे दो, तो मैं दे दूंगी। तो जैसे ही बच्चा बोलता है मम्मा मुझे पानी दे दो, आप दे देते हो, बच्चे ने पूरा बोल लिया, बट बच्चे ने ये नहीं समझा कि मांगना कैसे है। नेक्स्ट टाइम अगेन ही विल कम टू यू, तब आप फिर से बोलोगे पहले बोलो, वो बोलता तो जाएगा पर क्या बोल रहा है वो तो समझ नहीं आ रहा। तो इट इज अ सीक्वेंशियल लर्निंग जो हमें सिखानी है। पहले बच्चे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि उसको समझ आना है कि मुझे मांगना कैसे, जेस्चर समझ में आना है, फिर 1 वर्ड आना है, फिर 2 वर्ड। तो देयर इज अ वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, वो हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। देन कम्स द लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो है बच्चों के साथ नेचुरल लैंग्वेज यूज करनी है। अभी क्या होता है, हम सिर्फ ABA और दूसरी टेक्निक्स यूज करते हैं, तो हम बड़ी मैकेनिकल और रोबोटिक लैंग्वेज यूज करते हैं, कि अगर हमने बच्चे को सिखा दिया टच नोज, तो वो टच नोज ही होएगा, उसके बाद आगे पीछे। तो अगर मैंने पूछा नाक कहाँ है, आपकी
मम्मी की तो वो बच्चा जो है वो जर्नलाइज नहीं कर पाता है। तो हम अगर उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो लर्निंग इज मोर इफेक्टिव। और जब भी आप सिखा रहे हैं तो कोशिश करनी है रिच डिस्प्ले ऑफ जेस्चर्स होना चाहिए, इमोशनल फेशियल वोकल एक्सप्रेशन शुड बी देयर, एनिमेटेड बॉडी लैंग्वेज, सो दैट बच्चा हमसे एंगेज होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप शुड बी फोकस्ड ऑन एंगेजिंग द चाइल्ड रादर देन जस्ट टीचिंग द चाइल्ड। सो 2 स्टेप्स में काम करना है, सोशल एंगेजमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग। नेक्स्ट, हम कुछ तरह के रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं, जैसे सारे पेरेंट्स जानते ही होंगे इस बारे में, उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को यूज करना है एज अ रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल, बच्चा अगर दरवाजा खोल रहा है, बंद कर रहा है, अगर मैं उसी में ही बच्चा जो कर रहा है उसी में ही इन्वॉल्व होके ओपन और क्लोज सिखा रही हूँ तो वो बच्चा जल्दी सीख रहा है, रादर देन मैं उसको पहले टेबल पे सिखाऊं फिर मैं उसको जनरलाइज करूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये कुछ तरह के टाइप्स हैं एनडीबीआई के जो हम यूज कर, जो अवेलेबल है। मैं इनकी डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगी, आई विल जस्ट शो यू वन वीडियो, जैसा कि इस वीडियो में। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर वेरोनिका, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हाँ, ये कुछ नाम है डिफरेंट मॉडल्स के, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। नेक्स्ट स्लाइड, एक बस नेक्स्ट, इसके बाद एक लास्ट में वीडियो है, अगर आप वो दिखाएंगे। जैसा कि हम ये वीडियो देख पा रहे हैं कि बच्चा जो है एंगेज नहीं होना चाहता है, तो जब तक एंगेज नहीं हो रहा आप नहीं सिखाएंगे उसको। इफ यू कैन हियर द, यू कैन प्ले द वीडियो। आवाज नहीं आ रहा शायद, है ना? सो जैसा कि हमारा फोकस होना चाहिए बच्चे का सोशल एंगेजमेंट एंड लर्निंग, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फोकस होता है बोल ले बच्चा, बैठ जाए, सिटिंग, सिटिंग टॉलरेंस, क्योंकि जो हमारे को बताया जाता है हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड करें बच्चे के कंसर्न्स को और फिर देखें। इससे पीछे वाला वीडियो दिखाएं प्लीज डॉक्टर वेरोनिका। हाँ, दिस इज वन चाइल्ड, पता नहीं वीडियो चलेगा कि नहीं, बट इसमें मैंने दिखाया है कि ये जो बच्चा हमारे पास में आया था 2 साल की एज में और ऑटिज्म के फुल फ्लेज साइंस है, और ट्रीटमेंट के बाद में अब ये बच्चा जो है बेस्ट एमिकेबल, मोस्ट एमिकेबल चाइल्ड ऑफ द स्कूल का उसको अवार्ड मिला है और पूरी तरह से बात कर रहा है। तो बच्चे बहुत बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है, सारे बच्चों की एक पोटेंशियल नहीं है, बट डेफिनेटली बेटर करेंगे अगर हम बच्चों को समझ के उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आवाज तो नहीं आ रहा आई थिंक इसका वीडियो का, हाँ आवाज नहीं आ रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, ये इसको अवार्ड मिला जैसा कि मैंने बताया, मोस्ट एमिकेबल चाइल्ड ऑफ द स्कूल, सो विच इज वेरी रिवॉर्डिंग। हाँ, सो टेक होम मैसेज इज दैट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट इज द की। तो बहुत मेरी मंशा है, मेरी चाह है कि सब लोग इस बात को समझे। ऑल्दो हमारे यहाँ पे इस समय पेरेंट्स हैं, पर हम एज अ पेरेंट, एज एन एडवोकेट, हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें और जल्दी ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा बार बार बताया जा रहा है पहले 2-3 साल में करने से इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे का पोटेंशियल अलग होएगा, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट अर्ली आइडेंटिफिकेशन ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एंड थेरेपी शुड टारगेट ऑन द कोर डेफिसिट। खाली सिम्टम्स पे ट्रीट नहीं करें, और थेरेपी जो target developmental principles in the naturalistic environment should be encouraged. Natural environment में सिखाने की कोशिश करें। Thank you so much for the patience listening, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उन पे I would love to answer their questions. Thank you मैम, थैंक यू मैम। बहुत ऑफन ये देखा जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे 4-4, 5-5 साल के हो गए हैं, वो असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट नहीं कराई होती उन्होंने, और वो 2-2, 3-3 साल तक स्पीच थेरेपी और ओटी ले रहे होते हैं विद द होप
एंड द बिलीफ कि उनके बच्चे में जो डिफिकल्टीज हैं वो ओवरकम हो जाएंगी, और वो होती भी हैं फॉर श्योर, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कोर डेफिसिट्स नहीं पता होते, उनको उनके पास डायग्नोसिस भी नहीं होती बच्चे की। सो ये वाला एग्जाम्पल मैं भी अक्सर देती हूँ पेरेंट्स को कि अगर आपको पेट में दर्द होगा और आप फार्मेसी से जाके पेट दर्द की दवाई खा लोगे, उस टाइम शायद रिलीफ हो भी जाए, बट देन अल्टीमेटली आपको नहीं पता कि वो डिफिकल्टी लिवर में थी, स्टमक में थी, पैनक्रियाज में थी, और वो कभी भी रूट कॉज ठीक नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से दोबारा से रीइंस्टेट किया कि a diagnostic assessment is important and understanding the core deficits is important। जो सिम्टम दिख रहा है, जिसे हमारे स्कूल में मैम डेफिसिट बेस्ड अप्रोच बोला जाता है। जैसे हमारा जो स्पेशल स्कूल है वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करता है, मतलब पूरे बच्चे के साथ। बच्चे को खेल भी चाहिए, लेजर भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, एंगेजमेंट भी चाहिए, फन भी चाहिए, सोशल इवेंट्स भी चाहिए, पिकनिक भी चाहिए, बस में भी जाना है, और ऑफ कोर्स लर्निंग भी चाहिए। और एक डेफिसिट बेस्ड अप्रोच होती है जिसमें स्पेसिफिक टारगेटेड चीजें होती हैं कि अगर इस एरिया में डिफिकल्टी है तो इसके लिए ये वाली थेरेपी होती है। सो जो हमारा स्कूल है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करता है, और हमारे साथ जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं वो अपने बच्चों के स्पेसिफिक डेफिसिट्स के लिए उनके लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशन भी लेने जाते हैं कहीं ना कहीं। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ब्यूटीफुल और अच्छा होता है, बट कुछ पेरेंट्स से वो बात मिस हो जाती है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट छूट जाती है उनसे। वो सिर्फ डेफिसिट बेस्ड अप्रोच पे काम करते रहते हैं फॉर फर्स्ट 6-7 years, which ultimately impacts the overall growth of the child, overall learning। उसको पता ही नहीं होता कि सोशल एनवायरनमेंट में मुझे वो अप्लाई कैसे करनी है चीजें जो उसने वन-on-one में सीखी हैं या थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन से सीखी हैं। So again, emphasizing the importance of holistic growth. So thank you so much, ma'am, for this wonderful session. Yeah, I would just suggest that this, ज़्यादातर लोग क्यों नहीं जाते असेसमेंट के लिए, क्योंकि वो जैसे ही वो नेट खोलते हैं तो सबसे पहला सेंटेंस वो पढ़ते हैं कि देयर इज नो क्योर फॉर ऑटिज्म। तो जैसे ही वो पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, तो अब इसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही जो होएगा। और स्टिग्मा इतना ज्यादा है कि एक बार अगर मेरा बच्चा लेबल हो गया तो मैं क्या होएगा। तो आई थिंक आप, क्योंकि आप लोग स्कूल इतना इम्पोर्टेंट स्कूल रन कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं सारे, तो हम एडवोकेट्स हैं इन बच्चों के। प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ बच्चे बिल्कुल फर्स्ट क्लास अच्छे बच्चे, दे आर मेंटली ब्राइट, hearing well, speaking well, it is just that they have a social communication difficulty। तो जो उनके वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके हमें उस पे एड्रेस करना है, एम्पावर करना है बोथ चाइल्ड एज वेल एज द पेरेंट। क्योंकि जब तक सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं आएगी तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे। इफ वी विल बी एक्सेप्टिंग इट अर्ली, वी विल बी स्टार्टिंग वर्किंग अर्ली, एंड हम समझेंगे तो I think you are the best advocates for such things, and इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। आसपास हम जितने लोगों को देखते हैं उनको बताएंगे कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, it is just a condition where child can do very well if given if they are taught how to be in a certain social situation। उनको social वो सिखाने हैं, थोड़ी सी स्पीच सिखानी है, तो ये सारी चीज़ों से बच्चे can do very very well। It is our acceptance is most important, I think। And I would request Dr. Veronica and Dr. Praveen Suman, whatever number you would like to share, some of the parents are asking for it। अगर आपको email ID शेयर करनी है या कोई नंबर शेयर करना है तो प्लीज वो चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए for the parents। Whatever is okay for you। And also a lot of people are asking which genetic test to do. So definitely I'd have to see the child once, evaluate the child, only when we can offer a genetic test. You cannot go to a lab or something and just get a genetic test done. First they will ask you 3 times the amount. Second, there are many genetic tests, right? So we have to choose according to the child कि कौन सा हमें टेस्ट करना है। So once if you can travel from Noida maybe to Delhi, it will really be of help, and then we can from the genetics view decide the testing and for the future। I shared my number also। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ मैम,
जिस टाइम पर फ्रेजाइल एक्स का टेस्ट होना था पूरब का, तब एक पेरेंट मेरे साथ और भी थे। उन्होंने बिना कंसल्टेशन के फ्रेजाइल एक्स की जीन टेस्ट के लिए दे दिया सैंपल। लेकिन मैंने जब बात की तो आई केम टू नो, इनफैक्ट मुझे एडवाइस किया गया कि हमें सिर्फ स्क्रीनिंग करनी है पहले, हम सिर्फ स्क्रीनिंग वाली जीन कराएंगे। सो जब हमने स्क्रीनिंग टेस्ट कराया, दैट वाज ओनली फॉर 1100 रुपीज। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, 2013 की। एंड जिस पेरेंट ने बिना कंसल्ट किए पूरा फ्रेजाइलेक्स का जेनेटिक पूरा भर्ती करा दिया, उनका 13,000 रुपीज का टेस्ट था। Yes. Dr. Ashwini is also here. She's also saying that some tests cost 30,000. So, भाई मैम आपको the lab people and all can charge anything, say anything. एक genetic test होता है वो 1,00,000 का होता है, but ऐसा नहीं है वो ज़्यादा information दे रहा है, वो not required information देगा जो interpret हमें ही नहीं करना आता. So it's best that we go through a specialist. Through a clinician. Yes, absolutely. Thank you so much. And now, Neonika, would you like to introduce our third speaker for today's session? Yes. Dr. Sumitra is here. And Dr. Praveen, we would request you to please answer some questions in the chat box while the parents are continuously asking and writing their questions. And आप अपनी email ID और phone number इस पे डाल सकते हैं, please, Dr. Praveen, जो भी आप नंबर शेयर करना चाहते हैं। डॉक्टर वेरोनिका, मेरा ना थोड़ा नेटवर्क का इशू है और मेरे को थोड़ा ज्वाइनिंग में, तो आप मेरा नंबर डाल दो एंड दे कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली, नो इशू। ऑल द पेरेंट्स कैन आस्क डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। सो मैं डाल दूंगी। आई विल टेक अ लीव। थैंक यू सो मच फॉर इट। ओके, आई विल पुट योर नंबर। श्योर, थैंक यू। Thank you, Dr. Praveen, for such a valuable session. Your explanation about red flags, communication delays, and understanding autism was extremely informative and has really deepened our understanding. Thank you, ma'am. Now we are honored to have with us Dr. Sumitra Bachani, professor and faculty at the Department of Fetal Medicine and Genetics at Vardhaman Mahavir Medical College. She is a renowned gynecologist specializing in high-risk pregnancies. Dr. Bachani has also authored the book Fetal Medicine and Genetics for Postgraduates, contributing significantly to research and education in this field. Over to you, ma'am. Good afternoon, namaste. I think, am I audible? Yes, ma'am. Yes. So, something was wrong. I think my video will not get on the screen, so I've joined through the phone also. And let me just try to share the screen. Is it visible? Yes, ma'am, it's visible. Yes. Is it full screen? I'm not sure. Is it full screen? I'm not able to see this. नहीं मैम, अभी full screen नहीं है, but it is visible. Right. It's not even moving, I think. मैम आप आउटलाइन में जाके सेकंड स्लाइड को क्लिक कर देंगे तो वो सेकंड स्लाइड आ जाएगी लेफ्ट में, लेफ्ट कॉलम में। Just move the cursor to the second slide and then click on it. Yes. No, it's not going on full screen, is it? No. So I'm not sure how to put it on full screen in Google Meet. Ma'am, आप अपनी entire screen share करो and then just open the PPT. Can you try that? Okay. Share, when you say share the entire. So my role basically comes in when Dr. Veronica and Dr. Praveen have, diagnosed a certain syndrome or a certain a problem, कोई genetic बीमारी, कुछ आपके बेबी में कुछ diagnose हो पाता है, तो मेरा रोल आता है उसके बाद जब आप अगली प्रेगनेंसी प्लान करते हैं. So current pregnancy you have to take the opinion of and take the care from them, and then अगर आप next pregnancy plan करते हैं
तो वेरियस कंडीशंस हैं जिसमें आपको एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास आना होता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ही आपको आना होता है, और हम वेरियस कंडीशंस के लिए प्रीनेटल टेस्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मैं आपको बता रही हूँ जो हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंसीव कर गए हैं, आपके पास कोई जेनेटिक बीमारी की कोई रिपोर्ट है जो पिछले बेबी में थी, या बेबी नहीं है लेकिन आप लोगों का कोई टेस्ट हुआ है, पेरेंट्स का टेस्ट हुआ है, जिसमें पेरेंट्स के टेस्ट में पाया गया है कि पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर्स हैं फॉर सम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर या सम जेनेटिक सिंगल जीन डिफेक्ट, जो कि आप लोगों के अंदर उसके अंश हैं, जो कि अभी आपके बच्चे में जाने की 25% या कभी कभी कुछ केसेस में उससे भी ज़्यादा संभावना होती है। तो उस कंडीशन में हम ये जानने के लिए कि करेंट प्रेगनेंसी में आपके बेबी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, इट इज़ अ वेरी टारगेटेड टेस्ट। मतलब ये नहीं किया जाता है जनरल की चलिए हम टेस्ट करके देख लेते हैं, ये काफ़ी टारगेटेड टेस्ट होता है। इसमें हमें पता होना चाहिए कि हम क्या जानना चाहते हैं। क्या हम कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर हम कोई सिंगल जीन डिफेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या हम कोई हीमोग्लोबिनोपैथी मतलब जैसे थैलेसीमिया होता है, काफ़ी कॉमन होता है, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, उसकी जीन डिफेक्ट्स के बारे में। तो ये काफ़ी टारगेटेड टेस्ट होता है जो मैं ये कहना चाहती हूँ। तो ये टेस्ट होता कैसे है? तो जैसे कि ये जो टेस्ट होता है ये काफ़ी मतलब ये सर्वेलेंस में होता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके लिए एक्ट्स बने हुए हैं। तो हम जस्ट बाय और ओन फ्री विल हम नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन लेड डाउन रेगुलेशंस एंड रूल्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और उस रूल्स के अंडर ही रहकर हम वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल लोग ही होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, जिनके पास जो स्किल होता है और जो सर्टिफाइड होते हैं, जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जो सेंटर सर्टिफाइड होता है। तो वो सब भी आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए कि उसी जगह पर जाकर आपको इस तरह के टेस्ट कराने चाहिए। और इस टेस्ट करने से पहले हम लोग भी, जैसे आप कोई एक रिपोर्ट लेकर आते हैं, आप कोई टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं या आप कराना चाहते हैं, जब आप हमारे पास आते हैं तो हमारे पास एक प्री टेस्ट काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें हम उसी डिजीज़ के बारे में और या डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जैसे मैंने समझाया कि बहुत क्लियरली डिफाइंड एक टेस्ट होता है ये, और इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि हम ये प्रोसीजर कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और इस टेस्ट का टर्न अराउंड टाइम कितना है, आपको कब तक रिपोर्ट मिल जाएगी, और अगर रिपोर्ट मिल जाती है तो उसके बाद अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से आगे प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज किया जाएगा, वो सब चीज़ें आपको उसी समय हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इन सब जानकारी के साथ ही आप हमारे पास फिर वो टेस्ट के लिए आते हैं। तो ये किस तरह के टेस्ट होते हैं, ये एक्चुअली 2-3 तरह की जांचें होती हैं। एक होता है एमनियोसेंटेसिस। सो एमनियोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बच्चे के आपके पेट में, जो माँ के पेट में गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उसके यूट्रस में उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। सो दैट एक्चुअली फ्लूइड इज वेरी नेसेसरी फॉर दैट फीटस, फॉर दैट बेबी. So that fluid contains a lot of information. It is actually coming from the baby itself. So it contains a lot of information about the genetic makeup of the baby. तो उसमें बच्चे का डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से। तो इसलिए वो जो फ्लूइड है उसको हम लोग नीडल से एस्पिरेट करते हैं, दैट इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। तो ये प्रोसीजर होता है, ये करीबन 4th मंथ के आसपास हम कर सकते हैं। 4th मंथ के बाद वो हम टिल टर्म भी कर सकते हैं। और इसमें जो है इससे बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और इस टेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते हुए नीडल पास की जाती है यूट्राइन कैविटी में, जिसमें कि क्लियर फ्लूइड दिखता है, बच्चे के इससे कोई नुकसान ना हो या उसको कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, वो सब देखते हुए अंडर कंप्लीट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और सर्टेन अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज विड्रॉन, एंड वो फ्लूइड में फिर आगे वो जेनेटिक लैब में वो फ्लूइड भेजा जाता है, और उसमें जो डीएनए एक्सट्रैक्शन कल्चर करने के बाद जो डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है उस पर वो स्पेसिफिक टेस्ट वो लेबोरेटरी परफॉर्म करती है जिसके लिए आप आए थे। एक और टेस्ट होता है जिसे कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग कहते हैं, जिसमें कि हम जो आवल नाल होती है, जो प्लेसेंटा होता है जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन जाता है, तो वी आर ऑल्सो डूइंग दैट वी टेक अप a very small amount of trophoblastic cells from that placenta. तो वो कैसे किया जाता है, वो भी एक प्रोसीजर है जो काफ़ी स्किल्ड प्रोसीजर है, और वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ही किया जाता है। और वो उसमें ये फ़ायदा है
कि जैसे मैंने आपको समझाया कि एमनियोसेंटेसिस हम चौथे महीने से ही कर सकते हैं, उससे पहले हम कर नहीं सकते। कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग हम पहले कर सकते हैं, जो 11 to 13 वीक्स के ऑलमोस्ट 14 वीक्स तक ये कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग करी जा सकती है। और इसमें क्या है, हमें निकालने के बाद तुरंत हम इसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स आए हैं, जो उसके अंदर जो डीएनए वो तुरंत एक्सट्रैक्ट हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड में हमें थोड़ा टाइम लगता है, पहले उसे कल्चर करना पड़ता है और 2 हफ्ते के बाद कल्चर के बाद वो डीएनए एक्सट्रैक्शन और उसकी प्रोसेस शुरू हो पाती है। तो इसी कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग कराने का ये फ़ायदा है कि हम पहले 3 महीने में ही जान सकते हैं कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम लुकिंग टू डायग्नोज समथिंग, तो हम वो जल्दी कर सकते हैं और शॉर्ट इसका टर्न अराउंड टाइम होता है। तो जैसे मैंने समझाया, ये 11 से 14 हफ्ते के बीच में हो सकता है और उससे पहले हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगेन इन प्रोसीजर्स में बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोसीजर है वो इसे ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि बच्चे को इससे या ऑनगोइंग प्रेगनेंसी को नुकसान ना हो। हालांकि कॉम्प्लिकेशन रेट है, जैसे कि कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग के बाद थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है, एमनियोटिक फ्लूइड सेंसिटिविटीज के बाद रेयरली कभी कभी थोड़ी लीकेज हो जाती है लाइकर की, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस का रेट काफ़ी कम है और स्किल्ड हैंड्स में ये बहुत मिल के बराबर होते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आप डॉक्टर से मिलिए और जांच के बारे में पूरा पता करके तभी आप ये टेस्ट करा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास टाइम कम है और प्रेगनेंसी एडवांस हो गई है, तो उस टाइम पर और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि हम एमनियोटिक फ्लूइड में भी हम सही रिपोर्ट नहीं दे पा रहे, जैसे कोई मोसाइक कंडीशंस होती हैं। तो उस केस में या हम बच्चे का कुछ हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर सस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, तो हम उस केस में बच्चे का जो फीटस है आपका उसका हम ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं। तो ये भी एक स्केल्ड प्रोसीजर होता है जिसमें बच्चे की जो वेन है वो आइडेंटिफाई की जाती है और अगेन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस वो ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो फीटल ब्लड सैम्पलिंग का कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग एंड एमनियोसेंटेसिस, बट एज आई सेड अगेन इन स्किल्ड हैंड्स इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर। नाउ व्हाट अबाउट, ये तो सब टेस्ट हैं जो प्रेगनेंसी में जब आप आते हैं तो हम कर पाएंगे और आप बता पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कि जानना चाहेंगे कि हम कुछ ये कंडीशन अगर बच्चा पेट में आने, गर्भ में आने से पहले अगर डायग्नोज हो पाए, तो इसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। तो ये मोस्टली उन सेंटर्स में किया जाता है जहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबीज जिसे कहते हैं वो प्रोसीजर फॉलो होता है, क्योंकि इसमें जो है जो टेस्ट ट्यूब में बच्चा बना है, जो एम्ब्रियो बना है, उसकी जांच कर सकते हैं। उसकी जांच में एक्चुअली इसके बहुत सीरियस रेगुलेशंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बस हम ऑप्ट कर सकते हैं कि अच्छा चलिए हम आ जाते हैं और आप हमारा एम्ब्रियो टेस्ट कर दीजिए। तो इसके बहुत रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करना पड़ता है। आईवीएफ प्रोसीजर है और ये आईवीएफ के करने से पहले ही किया जा सकता है, रूटीनली सबका नहीं किया जा सकता। तो रूटीनली लेकिन प्रेगनेंसी में सबका टेस्ट किया जा सकता है, इसलिए कॉमनली हम लोग प्रीनेटल टेस्ट ही करते हैं। और ये जो प्री इम्प्लांटेशन होता है, जैसे मैंने समझाया, एम्ब्रायो में हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे क्रोमोसोमल है या सिंगल जीन डिफेक्ट है, वो सब चीज़ें पता करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट करे जाते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जैसे मैंने बताया, ये कुछ स्पेसिफिक आईवीएफ प्रोसीजर्स में ही हो सकता है। और ये बच्चा, ये जो एम्ब्रियो टेस्ट करने के बाद गर्भ में चला जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब वो बड़ा होता है तो फिर भी प्रीनेटल कंफर्मेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं। आई थिंक दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू शेयर, कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टेस्ट के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एंड दैट्स इट, आई थिंक। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thanks a lot. So I hope जो parents अपनी second conception या second next baby की planning कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी और थोड़ी हिम्मत आई होगी और थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा होगा और आपको एक्सपर्ट गाइडेंस अवेलेबल है। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी, बहुत सारी मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। तो I hope this helps everyone as parents, and as professionals we get to understand in detail about the recent updates. So on that note, thank you so much. Seema, you wanted to say something? I hope सबके numbers और email IDs share हो गए हैं. Yes. So parents, if you have any more queries, please feel free to drop your messages on the numbers
that our distinguished speakers have so kindly shared. उन्होंने अपने direct personal numbers share किए हैं. So thank you so much. And Dr. Veronica, it was indeed wonderful to hear from you कि ये genetic tests बहुत clarity दे सकते हैं to understand कि किस वजह से है. बट मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस प्रोजेक्ट के थ्रू अगर जेनेटिक टेस्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं फॉर पेरेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड अ बेसिक जेनेटिक बैटरी, तो वो भी अवेलेबल कराने के लिए प्लीज डू स्टे कनेक्टेड विद मी, क्योंकि ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो नहीं करा सकते, लेकिन जो क्लियर कट राइट कैंडिडेट्स हैं टू गेट अ जेनेटिक टेस्ट. सो आई वुड रेफर देम टू यू. The ones who can't afford and the ones who can afford, वो आप best guidance आप दे ही रहे हैं already कि क्या basic minimum genetic test क्या होने चाहिए. ठीक है मैम. Thank you. जरूर. Means a lot. आप इतना कर रहे हैं मैम, we can definitely contribute a little. Thank you. Our 2 cents. Yeah. Means a lot. Thank you. In the end, from parents' side, I would really like to thank you, Dr. Veronica, Dr. Sumitra, and Dr. Parveen. आपने इतने simple language में इतने complicated medical terms को समझाया. I am sure, like me, there are so many parents who had no idea about genetic testing. We have heard the term but didn't know what it means, how it could help us. I have heard the word genetic testing, but मुझे ये नहीं पता था कि there are some genetic factors which are treatable and some are not. So हमें ये भी नहीं पता था कि treatable factors को we can go ahead with that, to see even the minor changes in our child. That would be so helpful. With some small vitamin, up supplements के साथ we can see some changes in some areas. Yes. I did not know that. So thank you so much. आपने इतना easily और beautifully explain किया, and I'm definitely looking forward. मैं इस field में ज़रूर जाके अपने बच्चे के साथ जाके देखना चाहूँगी कि how it helps him. So thank you so very much. मुझे लगा था कि मैं इस सेशन में कुछ सीख के जाऊँगी, but I have so much, I have so much to look into now, क्योंकि ये बिल्कुल untouched area था मेरे लिए. Thank you so much, Veronica ma'am. And Dr. Parveen ने जो हमें इतने easily, red flags तो हम लोग हमें पता ही होते हैं कि ये देखने होते हैं, but how to go forward with it. हमें कोर फीचर्स को देखना होता है. हमें जस्ट एक टारगेटेड हम क्या करते हैं कि हाइपर एक्टिव है, हम उस एरिया में चल पड़ते हैं विदाउट इवन नोइंग कि ऑटिज्म के कोर फीचर्स क्या है. हमें उसको एज अ होल ट्रीट करना है. सो थैंक यू परवीन मैम फॉर गाइडिंग दैट सो ब्यूटिफुली. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर सुमित्रा मैम, दैट योर टॉपिक वाज हमारे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड था उस फील्ड में जाके अंडरस्टैंड करना कि अगर हम प्रेगनेंसी में हैं तो वी हैव अ वे फॉरवर्ड कि हम उसमें जाके वी कैन सीक फॉर द गाइडेंस कि अगर इफ आई हैव अ चाइल्ड विद ऑटिज्म, इफ आई एम प्रेग्नेंट फॉर द सेकंड चाइल्ड, सो आई कैन गो फॉरवर्ड एंड जस्ट हैव द गाइडेंस कि वी हैव दैट फियर कि कहीं सेकंड बच्चे में वो ना आ जाए. बट सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन दैट. थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम पेरेंट साइड, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर मोर सच अवेयरनेस सेशंस. Thank you, SL team. Thank you so very much. Thank you, and on the behalf of Praveen ma'am and Sumitra ma'am, I would also like to say thank you, and a big thank you to Sonali ma'am for giving us this opportunity, and to all the parents who are still hopeful, because hope is really something we will always have. Until we have hope, we will have new and new doors that keep opening. And one small request for me, that जैसे आपने कहा ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स के बारे में आपको नहीं पता था, तो ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें नहीं पता. Exactly. तो अगर एक ग्रुप्स को टारगेट करके सबको हेल्प करें, वी कैन टुडे मे बी मेक एन इंस्टीट्यूशन कि हम बहुत से ग्रुप्स को बताएंगे कि ये सब ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है. सो इवन इफ लाइक फ्रॉम अ होल ग्रुप वन चाइल्ड हैज अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर, दैट कुड चेंज दैट चाइल्ड्स लाइफ. सो हम ये मैसेज आगे ज़रूर स्प्रेड करें जिन भी बच्चों से हम मिलें, ना सिर्फ ऑटिज्म बट अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स आल्सो. Definitely ma'am. Thank you so much for your valuable time. Thank you everyone. Thank you parents. Thank you. Thank you ma'am.